ये बैलेंस शीट चेक करके जल्दी साइन कर दीजिए ना, थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। अभी मैडम लंच टाइम 1 o'clock बाद। कमाल है, मतलब हम भूखे पेट आपके लंच खत्म होने का इंतजार करें। भूखे पेट इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए। शुक्ला जी आपने तो जान ले ली। बताइए क्या खाइएगा, अभी ऑर्डर करते हैं। अरे डोसा पसंद है ना आपको? आप पसंद तो है। हमको पता है, बाहर से क्रिस्पी, बीच में नरम, देसी घी की महक। वाह। 2 मसाला डोसा अराइविंग इन 20 मिनट्स। डोसा का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया है और जुबान पर एक कहानी। 20 मिनट है, सुनेंगी? कौन सी कहानी? कभी न मिटने वाली भूख की कहानी, डोसा किंग की कहानी। आजादी के 10 दिन पहले 5 अगस्त 1947 को मद्रास के पास एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया पिचाई राजगोपाल। माँ बाप को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का आगे चलकर किंग बनने वाला है। राजगोपाल का बचपन आसान नहीं था। गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन बचपन से उसने सोच लिया था कि उसे कुछ बड़ा करना था। उसकी माँ ने तो एक तांत्रिक से भविष्यवाणी भी करवा ली थी। अगर राजगोपाल आग से खेलेगा तो उसका राजयोग तय था। माँ का तंत्र विद्या में विश्वास था और ये धरोहर राजगोपाल को भी मिली थी। तय कर लिया कि शहर जाना है, कुछ बड़ा करना है। एक जेब में सपने और दूसरे में तांत्रिक की भविष्यवाणी लेकर वो 1970 में मद्रास आ गया, मतलब आज का चेन्नई। उसने पहले एक किराने की दुकान में काम किया। जल्दी धंधा सीख गया, सप्लाई और डिमांड का सिस्टम समझा और कुछ ही टाइम में अपनी खुद की एक दुकान खोल ली, मुरुगन स्टोर्स। 3 साल बीत गए, दुकान चल पड़ी थी। घर वालों की पसंद से शादी भी कर ली। लेकिन रहने कर उसे तांत्रिक की भविष्यवाणी याद आती थी। आग से खेलेगा तो राजयोग मिलेगा। मद्रास के उस इलाके में कोई रेस्टोरेंट नहीं था। राजगोपाल के दिमाग की बत्ती एकदम से जली। दुकानदारी की वजह से अब तक सप्लायर से अच्छे रिश्ते बन गए थे। थोड़े पैसे जमा भी किए थे, थोड़े उधार लिए और खोल दिया एक छोटा सा रेस्टोरेंट। नाम रखा सरवना भवन। साल था 1981, 1981। राजगोपाल की एक खासियत थी, काम कोई भी करे लेकिन पूरी शिद्दत के साथ करता था। रेस्टोरेंट में उसने खाने और सर्विस की क्वालिटी में 1 पैसे का समझौता नहीं किया। रुई से मुलायम इडली, खास्ता करारा डोसा और मेदू वड़ा तो पूछिए ही मत। अब ऑफिस जाने वाले अपना टिफिन गलती से नहीं, जानबूझकर घर छोड़ के आते थे। रेस्टोरेंट चल पड़ा। राजगोपाल ने एक और रेस्टोरेंट खोला, फिर एक और देखते ही देखते राजगोपाल अब रेस्टोरेंट चेन का मालिक बन चुका था। उसके अंडर कम से कम 200 लोग काम करते थे। मुनाफा बढ़ रहा था और उसके साथ साथ राजगोपाल का स्टेटस भी। वो अपने सारे एम्प्लॉइज का ख्याल रखता था। जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज देता था, उनके बच्चों की स्कूल की फीस देता था। उसने तो कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल तक को पीछे छोड़ दिया जब सरवना भवन के हर एम्प्लॉय का बीमा करवाया। आग से खेलने का मतलब राजगोपाल को अब समझ में आ रहा था। उसे लोग वाकई राजा मानने लगे थे। देवता समान बड़ा भाई, तमिल में कहते हैं अन्नाची। उसको बचपन में की गई भविष्यवाणी पूरी होती दिख रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि राजगोपाल अब खुद को सही में राजा मानने लगा था और इसलिए अब उसकी हरकतें भी राजा की तरह होने लग गई। उसे लगने लगा कि जो चीज उसे पसंद आती है वो उसका हक है। एक दिन उसे अपने रसोइये की बीवी पसंद आ गई। राजगोपाल ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया, शादीशुदा होते हुए भी।
अपने अन्नाची के एहसान तले उस रसोइये ने खुद अपनी पत्नी का कन्यादान किया। बताइए, अब राजगोपाल की 2 बीवियां थीं, 2 घर थे और कई सारे रेस्टोरेंट्स। क्या? दूसरी शादी? मुझे तो लगा आप किसी देवता की कहानी सुना रहे हैं। देवता और दानव में कुछ ही अक्षरों का हेरफेर होता है गरिमा जी। अनबिलीवेबल। उसके बाद क्या हुआ? एक आम इंसान का जब पेट भर जाता है तो वो चादर तान के सो जाता है, लेकिन राजगोपाल उर्फ अन्नाची उर्फ डोसा किंग कोई मामूली इंसान नहीं था। उसकी भूख शांत होने के बजाय और बढ़ गई। राजगोपाल का टाइम एकदम सही चल रहा था। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी और यही टाइम था जब शिवा सुब्रमण्यम नाम का एक आदमी सरवना भवन में काम करने आया। वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय था, मालिक की हर बात मानता था, उम्मीद से बढ़कर काम करता था। राजगोपाल ने उसके काम से खुश होकर बहुत जल्दी उसका प्रमोशन भी कर दिया। राजगोपाल ने उसके परिवार के रहने के लिए चेन्नई में एक घर भी अलॉट कर दिया। एहसानों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजगोपाल शिव सुब्रमण्यम के घर आया, यूं हालचाल लेने, और वहां उसे दिखी शिव सुब्रमण्यम की 18 साल की बेटी जीव ज्योति। खूबसूरत, स्मार्ट, पढ़ी लिखी। उम्र में तो राजगोपाल जीव ज्योति के बाप के बराबर का था, लेकिन पहली नजर में ही राजगोपाल का उस पर दिल आ गया। राजगोपाल ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि जीव ज्योति उसकी होकर ही रहेगी। लेकिन जीव ज्योति का दिल कहीं और लग गया था। उसके घर ट्यूशन देने एक लड़का आता था जो जीव ज्योति और उसके छोटे भाई को मैथ्स पढ़ाता था। नाम था प्रिंस संत कुमार। प्रिंस और ज्योति का गणित बैठ गया। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सुलझाते हुए दोनों कब प्यार की ज्योमेट्री पढ़ने लग गए पता ही नहीं चला। जब घर वालों को पता चला तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लड़का अच्छा था, लड़की सुशील। अब बात शादी तक पहुंच चुकी थी। इधर राजगोपाल अपने दिल की बात बताने उसी के पास गया जिसका कहा वो कभी नहीं टालता था, अपने तांत्रिक गुरु के पास। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी, मंत्र पढ़ के आग में कुछ भस्म किया और आदेश दिया, जीव ज्योति को किसी कीमत पर अपने हाथ से ना जाने दे। उसके आने से राजगोपाल पूरी दुनिया पर छा जाएगा। बस फिर क्या था, राजगोपाल ने ठान लिया कि वो तीसरी शादी करेगा जीव ज्योति के साथ। शिव सुब्रमण्यम भौचक्का रह गया। जिसे वो अपना देवता मानता था वो इतना निष्ठुर निकलेगा उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। पूरा परिवार सकते में था। अगर राजगोपाल के खिलाफ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर उसका कहा माना तो जीव ज्योति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आगे कुआं पीछे खाई, वही हालत होगी। जीव ज्योति अक्खड़ किस्म की लड़की थी। उसने मन बना लिया। उसने प्रिंस को तैयार कर लिया और एक दिन बिना किसी को बताए भागकर शादी कर ली। दोनों ने चेन्नई के ही एक दूसरे मोहल्ले में एक छोटे से घर में अपनी गृहस्थी शुरू की। प्रिंस ने एक छोटी ट्रैवल एजेंसी खोल ली। पैसा उतना था नहीं, लेकिन सुकून था और सर पर राजगोपाल के एहसानों का बोझ तो बिल्कुल ही नहीं था। जिंदगी बढ़िया चल रही थी। जीव ज्योति और प्रिंस दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन मजे मजे में प्रिंस के दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया, बॉयज ट्रिप कोडाईकनाल। जीव ज्योति ने थोड़ा गुस्सा भी किया कि वो क्यों नहीं जा सकती, लेकिन प्रिंस की क्यूटनेस ने उसका दिल फिर से जीत लिया। तो कहा, जल्दी आना और ज्यादा बियर मत पीना। प्रिंस ने उसे प्यार भरा किस किया और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी पर कोडाईकनाल निकल गया। प्लान एक दिन बाद वापस आने का था। प्रिंस नहीं आया। कुछ घंटे और बीते, वो नहीं आया। जीव ज्योति थोड़ी परेशान हुई। पूरी रात इंतजार किया, लेकिन प्रिंस नहीं आया।
अगली सुबह वो ट्रैवल एजेंसी भी गई, वहां ताला लगा हुआ था। प्रिंस के दोस्तों से भी पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो जीव ज्योति ने अगले दिन चेन्नई पुलिस में प्रिंस के गुमशुदा होने की एफआईआर लिखवाई। पुलिस ने अपने स्पीड से तलाश शुरू की, लेकिन 3 दिनों तक कुछ पता नहीं चला। जीव ज्योति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक और चीज हुई। राजगोपाल ने जीव ज्योति को बुलाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। वहीं अपने फेवरेट तांत्रिक के पास जीव ज्योति परेशान थी। उसको लगा कि अन्नाची के मन में दया आ गई है और वो प्रिंस की सलामती के लिए कोई मंत्र पढ़वाएंगे, मगर अन्नाची तो अपनी ही प्लानिंग कर रहे थे। तांत्रिक ने जीव ज्योति को झाड़ फूंक करके पहले पवित्र किया और उसके बाद उसके गले में राजगोपाल के नाम की एक तावीज डाल दी। जीव ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बस प्रिंस से मिलना था। राजगोपाल तो उसे अब अपनी तीसरी बीवी मान चुका था। अक्टूबर 2001 की एक शाम 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने जो देखा उसके लिए कोई तैयार नहीं था। पगडंडी से थोड़ा हटके किसी का शरीर झाड़ियों के पीछे अटका हुआ था। न पत्तों की चुरचुराहट थी, न दर्द से कोई करा रहा था। ऑफिसर फौरन नीचे उतरे और बॉडी को बाहर निकाला। वो प्रिंस की लाश थी। इधर शहर के पुलिस वालों ने सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। सरवना भवन में काम करने वाले लगभग हर एम्प्लॉय से तगड़ी पूछताछ हुई और बहुत मशक्कत के बाद एक नाम सामने आया, डैनियल। डैनियल सरवना भवन की सबसे बड़ी ब्रांच का मैनेजर था और अन्नाची का खास आदमी। डैनियल की शक्ल कोडई कनाल के टोल नाके वाले ने पहचान ली। वो उसी गाड़ी में था जिसमें प्रिंस और उसके 3 दोस्त भी थे। पहले तो डैनियल ने एक्सीडेंट वाली थ्योरी ही बताई, लेकिन पुलिस ने जोर लगाया तो उसने सच उगल दिया। प्रिंस के दोस्तों का कोडई कनाल जाने का प्लान डैनियल ने ही बनवाया था। उन्हें पैसे खिलाकर जब प्रिंस और उसके दोस्त चेन्नई से निकले तो आगे डैनियल भी उनके साथ हो लिया। प्रिंस डैनियल से शिव सुब्रमण्यम के घर पर मिल चुका था, इसलिए किसी शक की कोई वजह ही नहीं थी। वो 5 कोडई कनाल की तरफ बढ़ गए। फिर कोडई कनाल के एक सुनसान पहाड़ पे ले जाकर डैनियल ने प्रिंस को बहुत सारी बियर पिलाई। फिर मौका देखकर रस्सी से उसका गला घोंटा और फिर खाई में धक्का दे दिया। लेकिन ऊपर वाले का करम देखिए, प्रिंस की बॉडी झाड़ियों में अटक गई और फॉरेस्ट गार्ड को दिख गई। डोसा किंग के सारे तंत्र मंत्र फेल हो गए। लेकिन बहुत जोर लगाने पर भी डैनियल ने राजगोपाल का नाम नहीं लिया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही। राजगोपाल तक सीधा पहुंच पाना मुश्किल था, क्योंकि अब वो बड़ा आदमी था ना, उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत तगड़े थे। अब वो ग्लोबल बिजनेसमैन बन चुका था। सरवना भवन अब दुबई, सिंगापुर और अमेरिका तक पहुंच चुका था। कोर्ट ने डैनियल को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाकी 3 लड़कों को 7 साल की सजा हुई। एक तरीके से यह केस बंद हो चुका था। लेकिन जीव ज्योति की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जैसे ही उसे पता चला कि प्रिंस की मौत एक्सीडेंट नहीं, हत्या है, उसे सब समझ आ गया कि ये काम किसका है। जीव ज्योति ने कसम खाई कि जो भी हो वो राजगोपाल को सजा दिलवा कर रहेगी। इस बार शिव सुब्रमण्यम भी उसके साथ खड़ा था। राजगोपाल के सारे एहसान और डर को भूलकर जीव ज्योति ने कोर्ट में अपील की और केस दोबारा खुला। कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस ने राजगोपाल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। फिर परतें खुलने लगी, सबूत मिलने लगे। वो 10 लाख कैश भी बरामद हो गए जो राजगोपाल ने डैनियल को इस काम के लिए दिए थे। जीव ज्योति, उसके माँ बाप, प्रिंस के माँ बाप, सबकी टेस्टमनी रिकॉर्ड हुई। और फिर डैनियल ने आखिरकार मान लिया कि उसने राजगोपाल के कहने पर ही यह काम किया, क्योंकि राजगोपाल जीव ज्योति से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता था।
पुलिस ने फुल प्रूफ केस बना लिया। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने पिचाई राजगोपाल को प्रिंस संतराम की हत्या का मास्टरमाइंड माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। मलाल बस यही था कि राजगोपाल या तो बेल पर बाहर रहता था या तो जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट के मजे लेता था। तो वो जेल के बाहर ही रहेंगे हमेशा? ज्यादातर समय तो बाहर ही रहा। बिजनेस पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा। सरवना भवन के ब्रांच अलग अलग शहर और देश में खुलते रहे। राजगोपाल का राजयोग? कहाँ आएगा राजयोग? इस बार आग से खेलना भारी पड़ गया। और उस आग का नाम जीव ज्योति था। दुनिया भर की बीमारियां लग गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब 2019 में फाइनली राजगोपाल की अपील खारिज की तो उसे सरेंडर करना पड़ा। वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए ही जेल में भर्ती हुआ। अंदर गए सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। एक रात हार्ट अटैक आया और राजगोपाल वहीं खत्म हो गए। पर जीव ज्योति का क्या हुआ? ट्रैवल एजेंसी तो तभी बंद हो गई थी। अब एक बुटीक चलाती हैं वहां चेन्नई में। अच्छा। लीजिए, आरा डोसा भी आ गया। अरे नहीं नहीं शुक्ला जी, डोसा तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। अरे गर्मा गर्म आया है। नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी। सुनिए, अकेले खाएंगे ओवर ईटिंग हो जाएगी भाई। 2 डोसा खाना पड़ेगा। बताइए। अच्छा, यही जानना चाहती हैं कि कहानी सच्ची थी या नहीं? बिल्कुल। समझ लीजिए कि सांबर में थोड़ा छौंका मारा गया है। 90% सच, 10% सांबर मसाला।